सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टोरी टेलर। आज हम मार्वल्स कॉमिक्स यूनिवर्स के सुपर हीरो एक्समैन मूवी सीरीज की 9th इंस्टॉलमेंट एक्समैन अपोकलिप्स के बारे में बात करेंगे, जो कि एक्समैन की 8th इंस्टॉलमेंट डेडपुल के बाद की मूवी है, जिसको मैं डेडपुल 1 और 2 दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आपने एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखा ही था कि किस तरह से लोगन ने पास्ट में जाकर उनका फ्यूचर ही बदल दिया है, जिसमें अब होने वाले सारे इवेंट अलग होंगे। मूवी की स्टार्टिंग में एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का वही लास्ट सीन दिखाते हैं, जहां पर 3600 BC में बहुत सारे लोग एन सबानूर का नाम लेते हैं। यहां पर एन सबानूर को सब भगवान मानते हैं और वो प्राचीन इजिप्ट का राज करता है। एन सबानूर एक पिरामिड के अंदर जाता है, जहां उसके साथ 4 रक्षक होते हैं। एन सबानूर अपनी शक्तियों को दूसरे के शरीर में डालकर अमर होना चाहता है, इसलिए उसका एक रक्षक शरीर को दूसरे शरीर में ट्रांसफर करता है। वहां पर मौजूद कुछ लोग ऐसा ना हो इसलिए उस पूरे पिरामिड को तोड़ देते हैं, जिससे एन सबानूर वहां पर दबा रह जाता है। उसके चारों रक्षक वहां पर मर जाते हैं, लेकिन एक रक्षक अपनी शक्ति से एन सबानूर के चारों ओर एक रक्षा घेरा बना देता है और उसको बचा लेता है। लेकिन एन सबानूर एक लंबी नींद में चला जाता है। सीन शिफ्ट करके 1983 में दिखाते हैं, जहां पर एक स्कूल टीचर बताती है कि किस तरह से मिस्टिक ने प्रेसिडेंट को बचाकर एक हीरो बन गई। क्लास में स्कॉट समर को दिखाया जाता है, जो अपनी शक्तियों से अनजान रहता है और वो अपने एक दोस्त को चोट पहुंचा देता है। दूसरी जगह एक केज फाइटिंग में एंजल नाम का एक म्यूटेंट को दिखाते हैं, जो लोगों से फाइट करके सबका एंटरटेनमेंट करता है। अब उसके सामने एक और म्यूटेंट आता है, जिसका नाम नाइटकॉलर रहता है। अब दोनों की फाइट होती है। यहाँ लोगों के बीच में रेवन भी रहती है। केज में नाइटकॉलर चालाकी से केज को तोड़ देता है और वहाँ से भागता है। रेवन उसको अपने साथ में ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग उन पर फायर करते हैं, तो नाइटकॉलर रेवन को वहाँ से टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह पर ले आता है। अगले सीन में एरिक को दिखाया जाता है, जो चार्ल्स के बताए हुए शांति के रास्ते पर जीने लगता है और वो आम इंसान की तरह काम करता है। एरिक की एक वाइफ और एक बच्ची भी होती है, जिनके साथ अब वो रहता है। दूसरी तरफ चार्ल्स के स्कूल में स्कॉट समर्स को उसका भाई स्कूल में सब म्यूटेंट के साथ रहने के लिए ले आता है, जहां वो पहली बार जीन ग्रे से मिलता है। स्कॉट अब चार्ल्स से भी मिलता है, जहां चार्ल्स के कहने पर स्कॉट अपनी लेजर्स को छोड़ता है, जिससे एक पूरा पेड़ 2 हिस्सों में टूट जाता है। सीन में प्रेजेंट टाइम कायरो इजिप्ट में मोइरा को दिखाते हैं, जो CIA की एजेंट है। मोइरा वहाँ कुछ ढूंढने के लिए एक रहस्यमय गुफा में आ जाती है, जहाँ पर कुछ लोग एन सबानूर का नाम लेते हैं और उसको जगाते हैं। इससे वहाँ पर सोया हुआ एन सबानूर वापस जाग जाता है और वो अपनी शक्तियों से बाहर आ जाता है। एन सबानूर की शक्तियों से अर्थ पर एक भूकंप जैसा आ जाता है, जिसको वहाँ पर सब लोग महसूस करते हैं। यहाँ एरिक के काम करने वाली जगह पर एक आदमी पर लोहे का एक बड़ा पॉट गिरता है, जिसको एरिक अपनी शक्तियों से रोककर उसे बचा लेता है। वहाँ के कुछ लोग एरिक की शक्तियों को देख लेते हैं। एरिक अपने घर आकर उसकी वाइफ को वहाँ से जाने को बोलता है, क्योंकि उसके बारे में सबको पता चल गया है। एरिक अपनी बेटी को ढूंढता है, जो घर पर नहीं होती है। एरिक की बेटी उसको पुलिस वालों के पास मिलती है, जहां पुलिस वाले एरिक को पुलिस के हवाले करने को बोलती है। एरिक शांति से अरेस्ट होता है, लेकिन इस बात से एरिक की बेटी रोने लगती है और यहाँ पता लगता है कि एरिक की बेटी भी म्यूटेंट है, जहाँ वो अब अपनी शक्तियों से एरिक को बचाती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर के हाथ से तीर छूट जाता है, जिससे एरिक की बेटी और वाइफ दोनों मर जाते हैं। इस बात से गुस्सा होकर एरिक वहां मौजूद सब पुलिस ऑफिसर को उसकी बेटी के लॉकेट से मार देता है। सीन में स्कूल में दिखाया जाता है, जहां पर जीन ग्रे का अपनी नींद में शक्तियों पर कंट्रोल नहीं रहता है। चार्ल्स उसको रोकता है, जहां वो उसके दिमाग में एन सबानूर को दुनिया को खत्म करने की एक झलक देखता है। जीन जाग जाती है। चार्ल्स को पता लग जाता है कि दुनिया में हुआ ये वाइब्रेशन भूकंप का नहीं है। चार्ल्स इस बात का पता लगाने के लिए अपना सेरेब्रो का यूज करता है, जहां वो मोइरा के पास पहुंच जाता है और उसको उसकी पुरानी याद आ जाती है, जहां वो मोइरा को प्यार करता था। अब चार्ल्स इस बात का पता लगाने के लिए मोइरा की ऑफिस में चला जाता है और उससे उसका देखा हुआ पूछता है। चार्ल्स उसके दिमाग पर कंट्रोल कर उसको सब बताने के लिए राजी कर लेता है। मोइरा इसके बारे में बताती है, जहाँ वो बोलती है बहुत साल पहले दुनिया में एन सबानूर नाम का एक राजा था, जिसके पास अनोखी शक्तियाँ थी। ये जब भी मौत के पास पहुँचता था तो अपना शरीर बदल लेता था और उसके पास 4 कयामत के 4 घुड़सवार रहते थे, जिनको वो शक्तियाँ देता था। ये जहाँ कहीं भी रहता था वहाँ पर उसको तबाह कर देता था, जैसे कयामत आ गई हो। सीन के साथ इजिप्ट में दिखाते हैं,
जहाँ पर एन सवानूर बाहर आ जाता है और नई दुनिया को देखता है। वो एक म्यूटेंट से मिलता है जो स्टॉर्म रहती है। स्टॉर्म उसको अपने साथ में ले आती है, जहाँ टीवी के जरिए एन सवानूर पूरी दुनिया में चल रहे युद्ध और लोगों के बारे में जान लेता है और वो एरिक का टीवी पर म्यूटेंट के लिए स्पीच भी सुनता है। एन सवानूर स्टॉर्म की ताकत को बढ़ा देता है और उसके जैसे और म्यूटेंट को ढूंढने की बोलता है। रेवन नाइटक्रालर को एक कैलिबन नाम के आदमी के पास ले आती है, जो म्यूटेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का काम करता है और उसके पास सब म्यूटेंट की जानकारी रहती है। कैलिबन रेवन को बोलता है कि उसको एरिक के बारे में पता चला है, जहां उसने एक साथ कई पुलिस वालों को मार दिया है। ये सुनकर रेवन नाइटक्रालर को अपने साथ में ले जाती है और उसकी शक्तियों से टेलीपोर्ट होकर चार्ल्स के स्कूल में आ जाती है। स्टॉर्म एन सवानूर को कैलिबन के पास ले आती है, लेकिन कैलिबन कुछ बताने को मना करता है और उसको बचाने साइलोक आती है, लेकिन एन सवानूर उसकी पावर को बढ़ा देता है और उसको अपने साथ में ले लेता है। साइलोक अब दूसरे म्यूटेंट को ढूंढने में एन सवानूर की मदद करती है और उसको एंजल के पास ले आती है, जो जख्मी हालत में होता है और उसके पंख टूटे हुए होते हैं। एन सवानूर एंजल को हाथ लगाता है और अगले ही पल एंजल के पुराने पंख टूट के नए पंख आ जाते हैं, जो अब मेटल के होते हैं और उसकी पावर भी बढ़ जाती है। स्कूल में हैंक स्काउट को एक चश्मा देता है, जिससे स्काउट की लेजर कंट्रोल में रहती है और वो पहली बार जीन ग्रे को देखता है। हैंक स्कूल में रेवन से मिलता है। दूसरी तरफ एरिक सब पुलिस वालों को मारने के बाद उसकी वही काम करने वाली जगह पर आ जाता है और वहाँ सबको मारने लगता है। तभी यहाँ पर एन सवानूर आ जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और एक बार में सब वर्कर्स को मार देता है। एरिक को वो अपने साथ चलने को बोलता है। एन सवानूर एरिक को पोलैंड की उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर वो उसकी माँ से अलग हुआ था। एन सवानूर बोलता है, तुम्हारी ताकत यहीं पर बढ़ेगी। अब एरिक अपनी ताकत को महसूस करता है और अर्थ के अंदर के मेटल को बाहर निकालकर उस पूरी जगह को तबाह करने लगता है और देखते ही देखते एरिक वहाँ की सब बिल्डिंग्स को तोड़ देता है। चार्ल्स मोइरा को स्कूल के अंदर ले आता है, जहाँ उसको रेवन मिलती है। चार्ल्स रेवन को बताता है उसने मोइरा की सारी याद को मिटा दिया था, इसलिए अब उसको कुछ नहीं पता है। रेवन बताती है उसे एरिक के बारे में पता चला है, जहाँ वो उसके फैमिली के साथ रहता था और उसकी फैमिली को मार दिया गया है। उसने वहाँ पर सब ऑफिसर्स को भी मार दिया है। चार्ल्स एरिक को ढूंढने के लिए अपने सेरेब्रो का यूज़ करता है, जहाँ उनके साथ मोइरा भी आती है। चार्ल्स बताता है सफ़ेद रोशनी में इंसान है और लाल रोशनी में म्यूटेंट है। इस तरह वो सब म्यूटेंट के दिमाग से जुड़ा रहता है। चार्ल्स एरिक को ढूंढ लेता है, जो एन सवानूर के साथ होता है। चार्ल्स अब एरिक से बात करता है। एरिक चार्ल्स को बोलता है कि मैं तुम्हारे बताए के रास्ते पर चलने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरी वाइफ और बेटी को मार दिया। एन सवानूर को पता लग जाता है कि एरिक किसी से बात कर रहा है और वो एरिक के दिमाग से चार्ल्स के दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है, जहाँ उसको सब म्यूटेंट और इंसानों के बारे में पता चल जाता है। एन सवानूर चार्ल्स के जरिए सब इंसानों और म्यूटेंट को संदेश पहुँचाता है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, कोई नहीं रहेगा, बस मैं ही रहूँगा। एन सवानूर सोल्जर्स पर अपना कंट्रोल कर लेता है और उनसे न्यूक्लियर मिसाइल को छुड़वा देता है। सारी मिसाइल आसमान की तरफ जाती है। हैंक चार्ल्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। इसलिए एलेक्स समर्स पूरे सेरेब्रो को तबाह करने लगता है, जिससे एन सवानूर का कंट्रोल सबसे हट जाता है और पूरा सेरेब्रो तबाह हो जाता है। सारी मिसाइल अंतरिक्ष में चली जाती है और चार्ल्स को सेरेब्रो से बाहर ले आते हैं, जहां एन सवानूर एरिक और दूसरे म्यूटेंट के साथ वहां पर आ जाता है। एरिक चार्ल्स को अपने साथ ले लेता है और वहां से जाने लगता है। एरिक को रोकने के लिए एलेक्स समर अपनी शक्ति से फायर करता है और वहां से वो लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिससे एलेक्स समर्स की एनर्जी हैंक के बनाए रिएक्टर से टकरा जाती है और ब्लास्ट होता है। तभी यहाँ पर मूवी का सबसे बेहतरीन पार्ट शुरू होता है, जिसमें एंट्री होती है क्विकसिल्वर की, जो बहुत तेज भाग सकता है। क्विकसिल्वर देख लेता है कि सब तबाह होने वाला है, इसलिए अब क्विकसिल्वर सबकी मदद करने के लिए अपनी स्पीड से हैंक, रेवन, मोइरा और सभी म्यूटेंट बच्चों को बाहर निकालता है। क्विकसिल्वर वहाँ पर सारे म्यूटेंट को बाहर निकाल लेता है और पूरा स्कूल ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर स्काउट आता है और देखता है कि उसका भाई एलेक्स वहाँ पर नहीं है। हैंक बोलता है एलेक्स धमाके के सबसे पास था। रेवन भी असली रूप में आ जाती है। तभी कुछ देर में यहाँ पर सेना के बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर में से विलियम स्ट्राइकर निकलता है
और सब म्यूटेंट पर एक रेत छोड़ता है और सब बेहोश हो जाते हैं। स्ट्राइकर वहाँ से हैंक, रेवन, क्विकसिल्वर को ले लेता है। यहाँ पर जीन ग्रे, स्कॉट समर और नाइटक्रॉलर बच जाते हैं। जीन नाइटक्रॉलर को उनको इस जगह से बाहर निकालने को बोलती है, लेकिन नाइटक्रॉलर उनको भी वहीं पिंजरे में ले आता है जिसमें म्यूटेंट रहते हैं और वो भी अंदर फंस जाते हैं। अंदर उनकी शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। स्ट्राइकर अब सब म्यूटेंट को अपनी लैब में ले आता है और उनको एक स्पेशल केज के अंदर रख देता है जहाँ पर उनकी शक्तियाँ काम नहीं करती है। स्ट्राइकर रेवन को पूछता है चार्ल्स कहाँ है, लेकिन रेवन को कुछ पता नहीं होता है। क्विकसिल्वर रेवन को बताता है एरिक उसका पिता है और ये बात उनको पता नहीं है। लैब में जीन, स्काउट और नाइटक्रॉलर भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ एन-सबानूर चार्ल्स को एक जगह पर ले आता है और उसको बोलता है तुम्हारे पास लोगों को दिमाग के पढ़ने और उनको काबू करने की कमाल की ताकत है। इससे मैं नया युग बनाऊंगा और तुम वो देख चुके हो। चार्ल्स एरिक को बोलता है कि तुम इस कत्लेआम में इसके साथ हो, तो एरिक बोलता है कि मैंने तुम्हारे तरीके से जीने की कोशिश की और कुछ नहीं हुआ है। एन-सबानूर अब चार्ल्स से लोगों को संदेश पहुंचाने की बोलता है, लेकिन चार्ल्स बोलता है कि वो बस सेरोबो की मदद से ही पता लगा सकता है। तब एन-सबानूर अपनी शक्तियों से चार्ल्स की ताकत को बढ़ा देता है और अब चार्ल्स बिना सेरोबो से सबके दिमाग तक पहुंच जाता है और एन-सबानूर का दिया हुआ संदेश पहुंचाता है जो हर एक इंसान म्यूटेंट तक पहुंचता है, जिसमें वो बोलता है तुम्हारे बनाए गए परमाणु रिएक्टर कुछ काम नहीं आएंगे, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा उसका ही राज होगा। इसी बीच चार्ल्स जीन को मैसेज देता है कि वो कायरो में है, उनको ढूंढो। ये मैसेज बस जीन को ही सुनाई देता है। अब जीन ग्रे और स्काउट एक लैब में पहुंच जाते हैं जहां एक कंटेनर में कोई होता है। जीन अपनी शक्तियों से उस कंटेनर को खोल देती है जिसके अंदर हमारा हीरो लोगन द वुल्वरीन रहता है, जिसको स्ट्राइकर ने पानी से निकाल लिया था और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लोगन बाहर निकलकर सारे आर्मी वालों को मारता है और धीरे धीरे करके सबको खत्म कर देता है। लोगन जीन ग्रे की तरफ आता है जहां जीन लोगन के दिमाग का कुछ हिस्सा बताकर उसको दिमाग को शांत कर देती है और लोगन वहां से चला जाता है। अब स्काउट रेवन और हेन को वहां से बचा लेता है। जीन बताती है हमें चार्ल्स को बचाना होगा, वो कायरो में है। अब सब म्यूटेंट एन-सबानूर को रोकने के लिए निकल जाते हैं। कायरो में एन-सबानूर अपनी शक्तियों से एक और पिरामिड बना लेता है और वही रस्म को करता है जो उसने बहुत साल पहले की थी। एरिक अपनी शक्तियों से अर्थ के अंदर के सारे मेटल को कंट्रोल कर उसको बाहर निकालता है, जिससे अर्थ का संतुलन बिगड़ने लगता है। एक्स टीम अब वहां पर पहुंच जाती है जहां एन-सबानूर अपनी पावर चार्ल्स के अंदर डालता है और अपने म्यूटेंट साथियों को एक्स टीम को रोकने को भेज देता है। रेवन और क्विकसिल्वर एरिक को रोकने जाते हैं और बाकी एक्स टीम दूसरे म्यूटेंट से फाइट करती है। नाइटक्रॉलर चार्ल्स के पास जाता है जहां एंजल नाइटक्रॉलर को रोकता है और बाहर ले आता है। नाइटक्रॉलर चालाकी से एंजल को एक केज में फंसा देता है। इसी बीच एन-सबानूर चार्ल्स पर काबू पा लेता है, जिससे चार्ल्स के बाल गायब हो जाते हैं। अब नाइटक्रॉलर चार्ल्स के पास जाता है और उसको वहां से टेलीपोर्ट करके शिप में ले आता है। हैंक शिप से चार्ल्स को लेकर भागता है, लेकिन एंजल और साइक्लोप्स शिप को तोड़ देते हैं। नाइटक्रॉलर सबको वहां से बचाकर एक सेफ जगह पर ले आता है। रेवन अभी भी एरिक को समझा रही होती है। अब एन-सबानूर बाहर आ जाता है और चार्ल्स को आवाज़ लगाता है। इसी बीच वहां पर क्विकसिल्वर आ जाता है और अपनी स्पीड से एन-सबानूर को अच्छे खासे पंच देता है, लेकिन एन-सबानूर क्विकसिल्वर को पकड़ लेता है और उसके पैर को बांधकर उसको तोड़ देता है। यहाँ साइक्लोप्स आती है जो एन-सबानूर पर हमला कर देती है, लेकिन वो रेवन रहती है और उसका रूप बदल जाता है। रेवन मरने लगती है। तभी चार्ल्स एन-सबानूर को अपने दिमाग पर वापस कंट्रोल करने देता है और इस बार चार्ल्स अपनी पावर से एन-सबानूर को विजन दिखाता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। एन-सबानूर चार्ल्स पर काबू पा लेता है और उसको ढूंढ लेता है। अब एन-सबानूर को रोकने के लिए एरिक आ जाता है, जो लोहे की रोड से एक्स बनाकर उसका रास्ता रोक देता है। एरिक अब एन-सबानूर से लड़ता है। यहाँ अब उसके साथ धीरे धीरे सब म्यूटेंट आ जाते हैं, लेकिन कोई भी एन-सबानूर के सामने टिक नहीं पाता है। चार्ल्स के दिमाग में अभी भी चार्ल्स कमजोर पड़ता है। चार्ल्स जीन को आवाज़ लगाता है और उससे मदद मांगता है। अब जीन ग्रे आती है, जिस चार्ल्स जीन की सारी पावर को जगा देता है। जीन अब अपनी रेड फ्यूनिक्स की पावर का यूज करके एक बार में एन-सबानूर को पीछे कर देती है। अब सब मिलकर अपनी शक्तियों से एन-सबानूर को रोकते हैं, जहां जीन रेड फ्यूनिक्स की सारी पावर को एन-सबानूर पर लगा देती है और उसको एक बार में ख़त्म कर देती है। चार्ल्स अभी भी जिंदा होता है, जिसके पास मोइरा आती है और वो मोइरा को उसकी सारी याद वापस दे देता है। एरिक के एन-सबानूर को मारने और दुनिया को बचाने के लिए आर्मी वाले उसको माफ़ कर देते हैं।
अब एरिक और जीन अपनी शक्तियों से वापस उनका स्कूल बनाते हैं। क्विकसिल्वर अभी भी एरिक को नहीं बताने का फैसला करता है कि वो उसका बेटा है। सीन में आगे रेवन सबको एक्स टीम की ट्रेनिंग देती है। चार्ल्स एरिक को स्कूल में रुकने को बोलता है, लेकिन एरिक चार्ल्स की इस बात को मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो एक्समैन के ब्लड सैंपल को कलेक्ट कर रहा होता है और यहाँ पर एक्समैन अपोकलिप्स मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे ही और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।